Dear students, greetings of the day. This is Dr. Nancy from Department of Zoology, Government PG College for Girls, Panchkula. Today I am going to discuss the topic Applied Genetics. This topic we will study in two parts. Here is part 1. Let's start the topic. Applied genetics is the application of genetics, or it is that part of genetics which is used to diagnose and to treat the human disorder. So first is eugenics. So eugenics is the branch of science, or it is the defined as the science which is concerned with the application of principle of genetics for the improvement of human race. And the term eugenics was coined by Galton in 1833, and Galton is known as father of eugenics. So यूजेनिक्स को हम डिफाइन करते हैं, यूजेनिक्स एक ब्रांच है विच इज़ कंसर्न्ड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। जेनेटिक्स को हम कैसे ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज यूजेनिक्स। सो यूजेनिक्स के अंदर हम जो बेस्ट ट्रेट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसे हम सेलेक्ट करते हैं, और जो वीक और जो डिसेबल जो ट्रेट्स हैं उसे हम डिस्करेज करते हैं। So it involves the selective breeding with the preference for the best by encouraging the desirable traits and avoiding the weak and diseased person, so discouraging the transmission of undesirable traits. सो ह्यूमन रेस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर हम यूज़फुल कैरेक्टर्स ही, जो बेस्ट कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम सेलेक्ट करें, और जो वीक कैरेक्टर्स हैं उनकी आगे फर्दर फ्यूचर जनरेशन्स के अंदर हम ट्रांसफ़र उनको ना होने दें, तो इस वजह इससे हम ह्यूमन रेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो यूजेनिक्स के दो पार्ट्स हैं, पॉजिटिव यूजेनिक्स एंड नेगेटिव यूजेनिक्स। फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज़ नेगेटिव यूजेनिक्स। नेगेटिव यूजेनिक्स को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव मेथड। सो नेगेटिव यूजेनिक्स के अंदर हम जो डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म है जो सोसाइटी का, उसे हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो डिफेक्टिव जो जर्म प्लाज्म है वो हम कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे? बाय डिस्करेजिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ द पीपल विद द इंफीरियर ट्रेट्स। जिस भी पर्सन के अंदर इंफीरियर ट्रेट्स हैं या कोई वीक है या जो डिजीज्ड पर्सन है, उनकी रिप्रोडक्शन को हम रोक के फ्यूचर जनरेशन्स के अंदर वो वीक कैरेक्टर ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं। सो दिस इज़ नेगेटिव यूजेनिक्स, और ये इसके काफ़ी सारे स्टेप हैं। ये नेगेटिव यूजेनिक्स को हम कैसे अचीव करते हैं? देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स। सो फर्स्ट इज़ कंट्रोल ऑफ इमिग्रेशन। Most nations are very selective in permitting the foreigners to enter their land and mingle with their population. So the immigration rules should be strict, and the persons with undesirable traits must not be allowed to migrate from one place to another place. सो इमिग्रेशन को कंट्रोल करके भी हम नेगेटिव यूजेनिक्स या जो डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म है उसकी ट्रांसमिशन होने से हम रोक सकते हैं। कई सारे नेशंस हैं, कई सारे कंट्रीज़ हैं जो कि फॉरेनर्स को अपने कंट्रीज़ के अंदर एंटर नहीं होने देते और ना ही उनकी रिप्रोडक्शन होने देते अपनी पॉपुलेशन के साथ। सो जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, जिसके अंदर जो पर्सन अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स का है या वीक है या डिजीज़्ड है, उसे उसकी इमिग्रेशन एक प्लेस से दूसरी प्लेस के अंदर ना होने दें। सो इससे भी हम नेगेटिव यूजेनिक्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। सेकेंड point under the negative eugenics is regulation of marriages. Certain countries have marriage laws. According to them, feeble-minded person, habitual drunkards, insane, pompous, narcotics, and those suffering from hereditary diseases do not have the right to marriage. So they are excluded from the reproduction, and future progeny is saved from this hereditary defects. So the marriage rules should be imposed with due rigidity in all the countries. तो देखिए, मैरिज के जो लॉज हैं उन्हें अगर हम रेगुलेट करें तब भी हम नेगेटिव यूजेनिक्स को प्रमोट कर सकते हैं। कई कंट्रीज़ के अंदर मैरिज के लॉज हैं जिसके अंदर जो फीबल माइंडेड पर्सनस है या जो ड्रंकर्ड्स हैं, इंसेन हैं, नारकोटिक्स हैं, जो ड्रग कंज्यूम करते हैं या जिनके अंदर कोई हेरिडिटरी डिजीज़ हैं, उनको मैरिज करने से हम प्रिवेंट करते हैं।
तो ताकि उनकी रिप्रोडक्शन ना हो और आगे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो हमारी जो फीबल ट्रेट्स है उनसे हमारी बच पाएगी। थर्ड इज स्टरलाइजेशन. This can prove to be very effective method against the transmission of undesirable traits. Laws should be made to impose sterilization on the defective. Sterilization method is based on the surgical operation of sperm duct or vasa deferens in the males and oviducts or fallopian tubes in female. सो देखिए स्टरलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो स्पर्म की डक्ट है या जो ओविडक्ट है उसे हम कट कर देते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन कर देते हैं ताकि जो स्पर्म और जो ओवा है वो लिबरेट ना हो, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो। और दिस इज़ द वेरी इफ़ेक्टिव मेथड अगेंस्ट द ट्रांसमिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स। सो स्टरलाइजेशन से भी जो बाकी जो हमारा जर्म प्लाज्म है, जो डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म है, वो भी उसकी ट्रांसमिशन नहीं होगी इन फ्यूचर जनरेशन। सो दिस कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाय रिमूविंग द गोनेड्स। सो गोनेड्स को रिमूव करके भी हम स्टरलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। मेल और फीमेल गोनेड्स को अगर हम रिमूव कर दें तो उससे भी फ्यूचर जनरेशन्स को हम सेव कर सकते हैं फ्रॉम द फीबल ट्रेट्स। Fourth point under the negative eugenics is by isolating the defective persons. So जो persons जिनके अंदर serious abnormal hereditary defects हैं, जैसे कि हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, फीबल माइंडेडनेस है, एपिलेप्सी एंड क्रिमिनल टेंडेंसी। सो जिस भी पर्सनस के अंदर ये सारे डिफेक्ट्स हैं तो उनकी जो है उनको हम अलग से रख दें। जो डिफेक्टिव पर्सनस हैं उनका एक अलग ग्रुप बना दें ताकि वो हमारी जो नॉर्मल जो पॉपुलेशन है, जो कि गुड ट्रेड्स वाली जो हमारी जनरेशन है, उनके साथ मिक्सअप ना हो या उनके साथ रिप्रोड्यूस ना करें। सो इस वे से उनको आइसोलेट करके हम गुड और जो बैड ट्रेड्स हैं उनकी मिक्सिंग को हम रोक सकते हैं और इनडायरेक्टली हम जो हमारा बेटर जर्म प्लाज्म है उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं और जो डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म है उसे हम एक साइड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज बाय अवॉइडिंग कॉन्सेंगुअस मैरिजेस। सो जिन पर्सन्स की सेम जेनेटिक हिस्ट्री होती है उन्हें मैरी ना करने दिया जाए, तो उनकी मैरिज को अवॉइड करने से भी हम जो हमारा बेटर जर्म प्लाज्म है उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्लोज रिलेटिव होंगे तो उतने ही ज़्यादा जो है उनके अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, बिकॉज उस केस के अंदर जो होमोजाइगोसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और उस केस में अगर रिप्रोडक्शन होती है तो इट लीड्स टू वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस। सो द पर्सन्स विद सेम जेनेटिक हिस्ट्री शुड नॉट मैरी because in that case the metabolic diseases which are carried by the recessive genes will be high. For example, sickle cell anemia. Sixth point under the negative eugenics is birth control measures. So the people possessing the dysgenic traits should be encouraged to have small families if at all allowed to reproduce. अगर किसी वजह से हम जो वीक पर्सन्स हैं उनकी मिक्सिंग को अगर हम नहीं रोक पाते तो उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ना करें या वो स्मॉल फैमिलीज़ को के लिए ही उन्हें एनकरेज किया जाए। सो दिस विल नॉट ओनली इम्प्रूव द जीन पूल बट ऑल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। सो इन दिस fetuses possessing the dysgenic traits should be aborted. सो जिन फीटस के अंदर डिस्जेनिक ट्रेट्स पाए जाएं उन्हें अगर हम अबॉर्ट कर दें तो उससे भी हम फ्यूचर जनरेशन्स को हम सेव कर सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट द नेगेटिव यूजेनिक्स, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे स्टेप पढ़े कैसे हम जो है नेगेटिव ट्रेट्स को अपने जो डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म है
उसे हम बेटर जर्म प्लाज्म के साथ मिक्स होने से कैसे रोक सकते हैं, मतलब या हम नेगेटिव ट्रेट्स को सोसाइटी से हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, या हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को कैसे सेव कर सकते हैं फ्रॉम द नेगेटिव ट्रेट्स. So that was negative eugenics. Now coming to second part of eugenics, and it is positive eugenics or constructive methods. So positive eugenics, it attempts to increase the consistently better or desirable germplasm and thus to preserve the best germplasm of the society. सो पॉजिटिव यूजेनिक्स के अंदर हम जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं उन्हें एनकरेज करते हैं सोसाइटी के अंदर, ताकि सोसाइटी के अंदर जो बेटर जर्म प्लाज्म है वो डेवलप हो. तो बेटर जर्म प्लाज्म को डेवलप करने के लिए हम फॉलोइंग मेथड्स हम यूज़ करते हैं. फर्स्ट मेथड इज़ better selection of male. So for marriage, the selection of the male should be based on eugenic consideration rather than on the basis of religion, material gains, caste, social reputation. देखिए, जो हमारी कंट्री के अंदर मैरिज का जो लॉज हैं या जो मैरिज का क्राइटेरिया है वो ज़्यादातर होता है फर्स्ट रिलीजन के ऊपर, सेकंड आता है इसके अंदर पॉइंट पोजेशन के ऊपर, उसके बाद है कास्ट, सोशल स्टेटस. तो इन अ कंट्री लाइक इंडिया, सो मैरिज जो होती है इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है. इस वजह से जो बेटर जर्म प्लाज्म है उनकी मिक्सिंग होने से रुक जाती है. अगर हम मेल को अगर हम सेलेक्ट करें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, सोशल रेपुटेशन, और उनकी अगर हम मिक्सिंग करवाते हैं विद द बेटर फीमेल, सो इन दिस वे वी कैन हैव द बेटर ऑफ स्प्रिंग. अगर दो बेटर ऑफ स्प्रिंग की अगर हम मिक्सिंग करवाएं तो फ्यूचर जनरेशन्स भी क्या होंगी, बेटर होंगी. सेकेंड इज़ मोर ऑफ स्प्रिंग. हेल्दी और जो इंटेलिजेंट पीपल हैं जिनके अंदर सारे यूजेनिक ट्रेट्स हैं, दे शुड बी एनकरेज टू हैव मोर ऑफ स्प्रिंग. तो इंटेलिजेंट और हेल्दी जो कि बेस्ट जर्म प्लाज्म कैरी करते हैं, अगर हम उन्हें एनकरेज करें ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो इन दिस वे वी कैन हैव द मोर बेटर ऑफ स्प्रिंग, और यू कैन सी द मोर बेटर फ्यूचर जनरेशन्स. So today such people reproduce less as they are conscious of the benefits of family planning. जो healthy और जो intelligent people हैं, वो family planning की importance वो जानते हैं, तो इसीलिए वो reproduce बहुत ही कम नंबर के अंदर करते हैं. Usually they have around 1 or 2 child. Moreover, their children spend a major part of their life in education and marry late. जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं आजकल उनका जो टाइम है वो ज़्यादातर एजुकेशन के अंदर लगता है और फिर उसके बाद जॉब्स फाइंड करने में. इन दिस वे जो मैरिज है वो लेट हो जाती है, और जैसे जैसे जितना जर्म प्लाज्म ओल्ड हो जाता है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है. दस टू शेयर देयर जीन पूल इज़ शार्पली डिक्लाइनिंग. इस वे जो इंटेलिजेंट पीपल हैं उनको उनका कम रिप्रोड्यूस करने से और उनका जो लाइफ स्टाइल है लेट शादी करने से, इज़ इन दिस वे जो उनका जर्म प्लाज्म है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है. थर्ड इज़ अर्ली मैरिज. Research in human genetics has revealed that early marriage of those having the desirable traits is a way to reproduce race with desirable traits. जिन भी पर्सन्स के अंदर डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं, अगर वो जल्दी मैरिज करें तो इस वे से उनका जो जर्म प्लाज्म है वो प्रिजर्व रहेगा इन नेक्स्ट जनरेशन. जैसे जैसे जर्म प्लाज्म जो होता है ओल्डर पर्सन्स का वो उतना वायबल नहीं होता है जितना कि यंग पर्सन का होता है. ऑल्सो जैसे जैसे जर्म प्लाज्म ओल्ड हो जाता है तो उसके अंदर नॉन डिसजंक्शन के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. अर्ली मैरिज के अंदर विच इज़ द पार्ट ऑफ पॉजिटिव यूजेनिक्स, इसके अंदर हम जो हेल्दी और इंटेलिजेंट पीपल हैं उन्हें हम encourage करते हैं टू मैरी soon. Therefore, some laws should be formulated to prevent the late marriages by applying the high taxation on them. At the same time, the young persons having the best hereditary traits should be encouraged for the early marriage.
हमें जो यंग पर्सन्स हैं जिनके अंदर बेस्ट हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं उन्हें एनकरेज करना चाहिए टू मैरी सून। फोर्थ इज़ रिमूवल ऑफ सोशल हिंड्रेंस। सोसाइटी के जो रूल्स हैं या जो नॉर्म्स हैं वो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं इन द वे ऑफ मैरिजेस। सो दिस हिंड्रेंस इट रिजल्ट्स इन मिक्सिंग ऑफ गुड जर्म प्लाज्म। सो मैरिज के जो लॉज हैं तो उस वजह से जो दो बेटर जर्म प्लाज्म हैं उनकी मिक्सिंग नहीं हो पाती। सो द गुड जर्म प्लाज्म ऑफ द टू persons they fail to come together due to lack of facilities, poverty and social status। तो जो बेटर ट्रेट के इंडिविजुअल हैं ड्यू टू दिस सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से वो जो बेटर ट्रेट्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। सोशल जो हिंड्रेंस है ये रिमूव होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज़ एजुकेशन फॉर यूजेनेटिकली oriented reforms in the society. People should be educated about the basic principle of human biology, human genetics. Children must be instructed about the basic laws of health to develop physically and mentally healthy body. यूजेनिक्स अगर हम सोसाइटी के अंदर लोगों को एजुकेट करें ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में या बेसिक हेल्थ के जो लॉज हैं कि फिज़िकली भी फिट हों वो और मेंटली भी फिट हों ताकि एक हेल्दी बॉडी उनकी आए चिल्ड्रंस की जब वो बड़े हों। तो इसके लिए हमें उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा। सोसाइटी को हमें एजुकेट करना पड़ेगा। बेसिक प्रिंसिपल्स हमें बताने चाहिए। The facts about the processes of reproduction should be free from the widespread confusions, narrow-minded concepts, religious and ethical binding, as it is the natural biological process. रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसे हमें वाइड स्प्रेड करना चाहिए, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहिए, ना कि हमें शर्माना चाहिए, एज इट इज़ द नेचुरली बायोलॉजिकल प्रोसेस। The children ignorant about the facts of mating may do more harm in the society than otherwise. जिन चिल्ड्रंस को ये बताया नहीं जाता मीटिंग्स के बारे में वो ज़्यादा डैमेज करते हैं इन द सोसाइटी देन अदरवाइज। Sixth point under the positive eugenics is euthanagenesis or germinal choice. Muller in 1963 recommended sperm bank in which the semen of the men of excellent hereditary traits might be preserved under deep freeze conditions and might be used for the artificial insemination or production of the test tube babies। मुलर ने 1963 के अंदर रिकमेंड किया था स्पर्म बैंक की फॉर्मेशन को, तो जिसके अंदर अगर जो एक्सीलेंट जो हम मैन का जो सीमेन है अगर हम उसे आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके उसका जो सीमेन है वो प्रिजर्व कर लें तो उससे टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। in which the ovum is to be fertilized and stimulated to develop in vitro up to 32 cell stage and then implanted in the woman's uterus for the further embryonic development। जिसके अंदर हम आवम को आर्टिफिशियली जो है इन विट्रो फर्टिलाइज करते हैं और फिर लेबोरेटरी के अंदर 32 सेल्स स्टेज तक उसे डेवलप करते हैं और फिर उसके बाद उसे वुमेन के यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं फॉर द फर्दर development। Seventh point is outbreeding। in this, intercaste and interreligion marriages should be promoted as it preserves the eugenic traits and brings the hybrid vigorosity in the offspring। और इसके अंदर हमें इंटरकास्ट जो और इंटर रिलीजन जो मैरिजेस हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए। इन दिस वे जो बेटर यूजेनिक ट्रेट्स हैं वो कॉन्टैक्ट में आएंगे। तो जो सोसाइटी का जो प्रेशर है मैरिज के जो रूल्स हैं उनके ऊपर तो वो सारे हटा देने चाहिए। एट्थ पॉइंट इज़ अवॉइड वेस्टिंग ऑफ गुड जर्म प्लाज्म। loss of the germ plasm should be avoided by removing the social barrier on the marriages of monk and priest। monk और जो priest है they are considered to have the good germ plasm but since they do not marry so their good germ plasm is usually wasted।
So we can preserve their good germplasm by avoiding or by removing the social barrier on the marriages of monk and priest. Ninth point is genetic counseling. Genetic counseling, it can do great benefit to the society. So genetic counselor should educate the concerned mutant person that if it is inherited in a Mendelian fashion, then probability of producing the affected child can be calculated. एक जो जेनेटिक काउंसलर होता है वो रिस्क के बारे में बता सकता है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल इन्वॉल्व कि क्या क्या रिस्क हैं रिप्रोडक्शन करने के और जो ट्रेट है जो अफेक्टेड चाइल्ड होने के या डिसेबल चाइल्ड होने के। तो जो जेनेटिक काउंसलर है वो अगर रिस्क बता दे कि इतना रिस्क है चाइल्ड होने में या इंडिविजुअल अगर वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो जेनेटिक काउंसलिंग जो है ये सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। 10th पॉइंट इज़ प्रमोशन ऑफ जेनेटिक रिसर्च। सो जेनेटिक्स के बारे में हमारी जितनी भी नॉलेज है अभी तक वो सफिशेंट नहीं है। वी स्टिल हैव वेरी लिटल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिजीज़ एंड मेटाबॉलिकली डिजीज़ विच आर रिलेटेड विद जीन्स। सो जो रिसर्च है शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट वी कैन लर्न मोर एंड मोर अबाउट द मैन। 11th पॉइंट इज़ इम्प्रूवमेंट इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। अगर हम एनवायरमेंट कंडीशंस को भी हम इम्प्रूव कर दें तो भी हम ह्यूजेनिकली बेटर पर्सनस हम डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज हेरिडिटी है और जो एनवायरमेंट है इनका इंटर रोल है, दे आर इंटर रिलेटेड। सो every person should get a better food, living condition, education, and medical guidance, as the phenotype of an organism is in it is totally based on both nature and nurture. सो नेचर और जो नर्चर है यानी कि जो जीन्स हैं ऑलरेडी इंडिविजुअल के अंदर या जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो दोनों ही रोल प्ले करती हैं इन मेकिंग अ पर्सन यूजेनिकली बेटर। 12th point and the last point is genetically engineering. So it is the latest branch which deals with gene manipulation and to change the defective genes. So in this genetic engineering, so the efforts are being made to change the defective genes by the normal ones, and it can be used to control the various genetic disorders in the human beings and like hemophilia, sickle cell anemia, and this is the greatest developed area in the human being for the human being. Second point is euthanics. So euthanics is the branch of science which deals with the improvement of human race by improving the environmental conditions. सो एनवायरनमेंट का हम सभी को पता है कि कितना रोल है एनवायरनमेंट का इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। सो एनवायरनमेंट जो है वो इंडिविजुअल की जीन्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीज़ ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। तो इंडिया के अंदर जो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन की वजह से काफ़ी सारे डिजीज़ का शिकार हैं। पॉल्यूशन कैन कॉज द डिजीज़, रेडियोएक्टिव मटेरियल कैन कॉज द म्यूटेशंस। सो कई जो डिजीज़ होती हैं वो जो पोल्यूशन की वजह से होती हैं दे बिकम हेरिडिटरी एंड दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो यहाँ पे यूथेनिक्स का रोल आता है इन प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन, healthy surroundings and good medical facilities for the human society. So how we can improve the environment? So following points हैं इसके अंदर। फर्स्ट, बेटर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को बेटर करके भी हम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेटर एनवायरनमेंट को बेटर एनवायरमेंटल कंडीशंस को बेटर करके। थर्ड, लेस पोल्यूशन। पोल्यूशन अगर कम होगा तो हम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कार्सिनोजेंस, अगर हमें कार्सिनोजेंस की नॉलेज हो कि वो कितना डैमेज कॉज करते हैं
तो उस वे से भी उनका जो यूज़ है उनको स्टॉप करके या मिनिमाइज़ करके भी हम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ एजुकेशन। सो एनवायरमेंटल कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, अगर हमें इसकी एजुकेशन मिले तो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। हेल्दी सराउंडिंग्स, अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं अगर हम वो हेल्दी रखें तो उससे भी हम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड हाई मोर्टेलिटी। सो इन मेथड से भी हम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। So the third branch is euphonics. Euphonics, it is the branch of science which deals with the control of many inherited human diseases, especially inborn metabolic errors in which missing or the defective enzyme has been identified. So euphonics होता है control of inborn error of metabolism. सो यूफेनिक्स के अंदर हम काफ़ी सारी डिजीज़ को हम की ट्रीटमेंट करते हैं, काफ़ी सारी हेरिडिटरी डिजीज़ की। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। तो जो डिफेक्टेड ऑर्गन है और टिश्यू है उनको अगर हम ट्रांसप्लांट कर दें विद नॉर्मल और करेक्ट टिश्यू एंड ऑर्गन, तो उससे भी हम यूफेनिक्स को अचीव कर सकते हैं। सेकेंड इज़ डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को भी हम डेवलप करके यूफेनिक्स को अचीव कर सकते हैं। थर्ड इज़ आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। सो बिकॉज जो यूफेनिक्स है इट इन्वॉल्व्स इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर जो डिफेक्टिव एंजाइम्स हैं उनकी वजह से होते हैं मेटाबॉलिक एरर्स। तो अगर हम आर्टिफिशियली हम एंजाइम्स को सिंथेसाइज कर लें या हार्मोन्स को सिंथेसिस कर लें तो इससे भी हम यूफेनिक्स को अचीव कर सकते हैं। फोर्थ इज़ डाइटरी थेरेपी एंड ड्रग थेरेपी, या जो पर्टिकुलर एक ड्रग है उसे भी अगर हम करेक्ट कर दें, उस ड्रग की हेल्प से भी अगर जो डिफेक्टिव एंजाइम्स हैं उसका उसे हम ठीक कर दें तो इससे भी हम यूफेनिक्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इट इज़ पॉसिबल बाय गेटिंग क्लॉटिंग फैक्टर फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन विच कैन बी यूज्ड। सो इसके अंदर अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर जो है उस नॉर्मल पर्सनस का और नॉर्मल पर्सनस का क्लॉटिंग फैक्टर लेके अगर हम उसे डिजीज़ पर्सन के अंदर अगर हम उसे इम्प्लांट कर दें तो उससे भी हम डिजीज़ को रोक सकते हैं। सेकेंड इज़ डायबिटीज़ मेलिटस। सो जिस भी पर्सन के अंदर डायबिटीज़ मेलिटस होता है अगर हम उसे इंसुलिन प्रोवाइड कर दें तो भी हम उसे इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, डायबिटीज़ को। और इंसुलिन जो होता है वो हम एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। थर्ड डिजीज़ इज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो जिसके अंदर फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर फिनाइल एलिनिन की जब मेटाबॉलिज्म नहीं होती तब फिनाइल कीटोन्यूरिया प्रोड्यूस होता है। तो अगर पेशेंट को अगर हम लो फिनाइल एलिनिन डाइट दें तो इससे भी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया को। फोर्थ डिजीज़ है गाउटरी आर्थराइटिस। गाउटरी आर्थराइटिस के अंदर जब यूरिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है तब होती है गाउटरी आर्थराइटिस। तो वो जो यूरिक एसिड है वो जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो एक जो ड्रग है इसके अंदर एलोप्यूरिनोट, सो ये एक एंजाइम को रिस्ट्रिक्ट कर देती है जो विच कॉजेज द सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। सो अगर यूरिक एसिड की सिंथेसिस नहीं करेगा वो एंजाइम तो यूरिक एसिड का जो लेवल है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज़ नहीं होगा। सो इन दिस वे जो काफ़ी सारे हम आर्टिफिशियली टिश्यू आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके एंजाइम्स और हॉर्मोन्स को या ड्रग्स दे के हम काफ़ी सारी जो डिजीज़ हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो फोर्थ टेक्निक इज़ जेनेटिक काउंसलिंग। Genetic counseling, it involves the prediction of the possibility of hereditary defects in the expected children's by genetics, called as genetic counselor, so that individuals can plan their marriages and parenthood. So it has important role in improving the human race, that is eugenics. सो जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर हम कपल्स को हम गाइड करते हैं कि जो हेरिडिटरी के जो डिफेक्ट्स हैं वो आगे फ्यूचर जनरेशन के अंदर आने की
क्या चांसेस हैं उनके, और अगर आ जाते हैं तो क्या वो प्लान कर सकते हैं। सो इन दिस वे कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी मैरिज प्लान कर सकता है, या जो अपना पेरेंटहुड है वो भी प्लान कर सकते हैं। सो इन दिस वे इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द ह्यूमन रेस। सो ह्यूमन रेस जो हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था, यूजेनिक्स, जेनेटिक काउंसलिंग उसके अंदर एक पॉइंट था। सो इसके अंदर पॉजिटिव यूजेनिक्स को हम एनकरेज करते हैं बाय जेनेटिक काउंसलिंग। सो दो स्टेजेस के अंदर हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, बिफोर मैरिजेस एंड आफ्टर मैरिज। सो मैरिजेस अपनी जो लोग हैं वो प्लान कर सकते हैं अगर उनके अंदर कोई रिसेसिव ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं है, और या फिर वो हेट्रोजाइगोट नहीं है। सो और आफ्टर मैरिज, अगर आफ्टर मैरिज भी वो प्लान कर सकते हैं अपना पेरेंटहुड। सो वी विल स्टडी वन बाय वन। सो फर्स्ट स्टेज इज बिफोर मैरिज। So, by knowing the possibility of birth of a defective offspring, the unmarried persons can plan their marriages, and married persons can avoid the parenthood through the various measures. So, genetic counseling inform them about the possibility of inheritance of abnormality. So, there are certain diseases which are caused by the recessive genes. For example, sickle cell anemia, beta thalassemia, Tay Sachs diseases. And there are certain genetic diseases which are caused by the chromosomal numerical changes. So, these are Down syndrome, Patau syndrome, Edward syndrome, Turner syndrome. So, in this way, these are due to the chromosomal numerical changes in the human karyotype, and these abnormalities we can study or we can detect by the karyotypic study. So the affected individual, they either die before the sexual maturity, but if they mature and they reproduce, they will produce the abnormal offspring. So genetic counselor, if the genetic counselor inform them about the possibility of inheritance of the abnormality, so the couples, they can avoid their marriages. The disorder due to the blood incompatibility. So Rh factor is the Rh compatibility should be checked. So by knowing the possibility of the birth of defected offspring, the unmarried persons can plan their marriages. So genetic counselor, they they so the genetic counselors, they advise the carriers not to marry. Next stage is after marriage. It is done by employing a prenatal diagnosis technique which is called as amniocentesis. So amniocentesis is a technique which is used to determine the sex of the baby, congenital diseases, and metabolic disorder in the fetus. So genetic counseling after marriages, which is used by amniocentesis, it involves the following steps. So first step is सोनोग्राफी। सो सोनोग्राफी के अंदर हम लोकेशन चेक करते हैं फीटस की। सोनोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है विच यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स। सो सोनोग्राफी से एक बार हमने लोकेशन डिटेक्ट कर ली फीटस की, उसके बाद हम नीडल इंसर्ट करते हैं थ्रू एब्डोमिनल वॉल और यूट्रिन वॉल ऑफ pregnant female into the amniotic cavity. सो यूजुअली ये जो amniocentesis होती है ये की जाती है 14th to 15th वीक आफ्टर कंसेप्शन। सो इसके अंदर हम amniotic फ्लूइड ले लेते हैं, और जो स्मॉल अमाउंट के अंदर ही amniotic फ्लूइड लिया जाता है, जिसके अंदर हम जो फीटल की जो सेल्स होती हैं फिर उस फ्लूइड के अंदर आ जाती हैं, फिटस की स्किन सेल्स और काफ़ी सारी प्रोटीन्स। और फिर हम कार्योटाइपिंग से उसे जब हम कल्चर करते हैं सेल्स को, तो हमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का पता लग जाता है। ये टेक्निक है, दिस फिगर शोज द amniocentesis। देखिए amniocentesis 14th to 15th वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर की जाती है, और ये देखिए सिरिंज है जो ये एब्डोमिनल वॉल से पास की जाती है टू कलेक्ट द फीटल स्किन सेल्स। तो इसके अंदर फिर जो सेल्स होती हैं उन्हें हम कल्चर कर लेते हैं आर्टिफिशियली।
सो इन दिस वे वी डू द एमनियोसेंटेसिस, और एमनियोसेंटेसिस का सिग्निफिकेंस है इट हेल्प्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन। फीटल स्किन सेल्स जो होते हैं दे आर स्टेन्ड फॉर बार बॉडी, और आप सभी को पता होगा जो बार बॉडी होती है वो इट इंडिकेट्स द फीमेल, क्योंकि फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। सो एज अ पार्ट ऑफ हेट्रोक्रोमेटाइजेशन, तो एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है और वो एज्यूम कर लेता है ब्लैकिश बॉडी, जिसे हम कहते हैं बार बॉडी। So presence of bar body indicates the female child, so it helps in sex determination. Second is congenital diseases. तो congenital diseases को भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि fetal skin cells को हमने कल्चर किया है। सो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, उन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग अम्नियोसेंटेसिस। सो अम्नियोसेंटेसिस का जो एक जो ड्रॉबैक्स है, सो सो अगर फीमेल्स को या अगर पेरेंट्स को ये पता लग जाए कि फीमेल चाइल्ड है, तो कई पेरेंट्स जो हैं वो फीमेल चाइल्ड सुन के वो उन्हें अबॉर्ट करवा लेते हैं। सो द नेक्स्ट टेक्निक इज़ क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग। सो ये जो टेक्निक है इट इज़ मोर एडवांस टेक्निक टू डिटेक्ट द कॉन्जेनाइटल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और इसे हम यूज़ करते हैं इन 8th to 10th वीक ऑफ gestation when abortion is much safer. So in these cells from the growing chronic villi, they are sucked with the help of catheter, and thalassemia can be detected by this safely without testing of fetal blood. तो क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग के अंदर भी हम फीटल सेल्स को हम एग्जामिन करते हैं सिमिलर प्रोसेस से जैसे एमनियोसेंटेसिस के अंदर की जाती है, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे किस पीरियड के अंदर की जाती है। तो 8 to 10th वीक के अंदर अगर हमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगता है तो उस टाइम पे अबॉर्शन भी सेफ़र होता है। अगर डिफेक्टिव चाइल्ड है तो जो मदर्स हैं दे कैन गो फॉर अबॉर्शन। ड्रॉबैक्स, क्योंकि अबॉर्शन क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग के टाइम पे अबॉर्शन जो होता है वो सेफ़ होता है। सो अगर नॉर्मल फीमेल चाइल्ड है या नॉर्मल फीमेल फीटस है, सो पेरेंट्स दे कैन गो फॉर अबॉर्शन। सो दिस टेक्निक इज़ बीइंग मिसयूज्ड टू अबॉर्ट द फीमेल चाइल्ड। So, but Government of India they has enforced Pre-Diagnostic Technique Act 1994, जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स और लैब्स को रजिस्टर करना होता है। और ये जो टेक्निक है क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग, सो महाराष्ट्र स्टेट ने ये टेक्निक ही बैन की हुई है एंड इट इज़ स्टिल अंडर कंसिडरेशन इन अदर स्टेट्स। So now the next technique is pedigree charting. So pedigree charting it refers to the state of disorder in a family. So pedigree charting के अंदर हम pedigree construct करते हैं। सॉरी। सो इस स्लाइड के अंदर काफ़ी सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। सो देयर आर वेरियस सिंबल्स विच आर यूज्ड इन पेडिग्री चार्टिंग। मेल का अलग सिंबल है, फीमेल के लिए अलग सिंबल दिया हुआ है, मीटिंग, ऑफस्प्रिंग, जाइगोटिक ट्विंस, मिसकैरेज। सो ये सारे जो सिंबल्स हैं ये हम यूज़ करते हैं इन पेडिग्री चार्टिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ पेडिग्री इज़ टाइम कंज्यूमिंग बट डेफिनेटली रिवार्डिंग। सो ये भी जो है पेडिग्री चार्टिंग इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल स्टेप टुवर्ड्स द काउंसलिंग। तो पेडिग्री चार्टिंग के अंदर हम रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से हम बनाते हैं पेडिग्री चार्ट। तो जो रिस्क होता है इन फ्यूचर जनरेशन्स उसे हम कैलकुलेट करते हैं इन परसेंटेज। तो जैसे कि जो रिस्क होता है वो होता है 1 in 4 और 25% इन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सो दिस इज़ यूज्ड इन पेडिग्री चार्टिंग। So this was about the applied genetics part 1. So we have studied the following branches of applied genetics: eugenics, euthanics, genetic counseling, and then pedigree charting.
सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा. सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन बैंक, you can solve these questions by your own. So first of all, very short answer questions. First question is define eugenics. Who is called the father of eugenics? Second question is give the aim of prenatal diagnosis. Third question is define amniocentesis. Fourth question is differentiate positive and negative eugenics. Fifth question is what is genetic counseling? Now, short answer questions. First question is what is negative eugenics? Describe the various steps of negative eugenics. Second question is define amniocentesis. Discuss its use. Third point is define positive eugenics. Discuss the various steps. Fourth point, fourth question is define genetic counseling. Discuss its significance before marriage. Fifth question is write a note on euphonics. Sixth question is write a short note on euthanics. Long answer questions. First question is define eugenics. Explain the various steps of positive eugenics and negative eugenics. Second question is define genetic counseling. Discuss its significance before and after marriage. Third question is write a short note on euphonics and euthanics. So thank you very much.